हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमें बताना है कि भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसे कौन बुलाता है। तो जो संसद की संयुक्त अधिवेशन है उसे कौन बुलाते हैं, माननीय राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को क्या करते हैं, बुलाते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं यही पता होना चाहिए, 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो हमें बताने की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधिकारिक भाषाओं से। यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें क्या था, पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसमें इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। बाद में क्या हुआ, इसमें 8 भाषाएं भिन्न भिन्न संशोधन करके जोड़ी गए थे। ठीक है, एक पहली भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उनमें से कौन कौन थी, एक थी कोंकणी, एक थी मणिपुरी और एक थी नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 71वां, यानी कि 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, ये थी हमारी बोडो। ठीक है, ये कौन कौन सी थी हमारी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं थी जिसको 92 संविधान संशोधन के तहत हमारे अनुसूची में जोड़ा गया था। तो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारी अनुसूची में, तो 22 भाषाएं हैं। और पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी और 8 भाषाओं को संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और मैंने बता दिया है, पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 71वां संविधान संशोधन। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि 92 संविधान संशोधन के तहत ही भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया। अब न्यायिक पुनरावलोकन में होता है क्या है, अगर मान लो कभी संसद ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो बाद में उसे लगे कि यार ये सही नहीं है, तो वो उसे क्या कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत, यह है आर्टिकल 137, यानी कि 137 में ऐसा बोला गया है कि अगर न्यायालय को कभी लगे कि ये निर्णय सही नहीं है तो वो उसको पुनरावलोकन कर सकती है। और ये निर्णय कहाँ से लिया गया है, अधिकार जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गण पूर्ति होती है। अब लोकसभा की जो मीटिंग चलाए रखने के लिए जो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए लोकसभा के कुल सदस्य का 1/10। यानी कि अगर इससे कम लोग अगर सभा में उपस्थित रहते हैं तो मीटिंग नहीं होगी। यानी कि मीटिंग चलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए, इतने वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित
हैं, तो इस केस में जो भारत के राष्ट्रपति का दायित्व है वो कौन संभालते हैं? वो संभालते हैं न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का दायित्व क्या करते हैं? संभालते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? अब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो नामांकन करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और ये पद भी पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये याद रखना कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा क्या होता है? विपक्षी दल का होता है, यानी कि विपक्षी दल से चुना जाता है। चुनते ही कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष से चुनते हैं और विपक्षी दल के होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो लोक लेखा समिति है इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 22। ठीक है, टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22, जिसमें से क्या होते हैं? 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जो नगरीय स्थानीय निकाय है इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और ये किस अनुसूची में है? ये 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद और राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो हमें बताना है कि कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 246। ठीक है, ये क्या लगाता है? संसद और राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो हमें बताना है कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जिला या सत्र न्यायालय में? तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो जो 249 है ये किससे संबंधित है? यहाँ पे याद रखना है ये है हमारा राज्यसभा से। ठीक है, ये राज्यसभा से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य सूची के विषय में, ठीक है, राज्य सूची के विषय में क्या जो संसद है वो क्या कर सकती है? इसमें कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 में कहा गया और ये राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो हमेशा लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। अभी हमने पढ़ा था कि जो नगरीय थी वो 12वीं अनुसूची से संबंधित थी, जबकि जो पंचायत राज से संबंधित है वो कौन सी अनुसूची है? वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और अनुसूचियों से हमेशा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। अब ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 243 के एफ में ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत लगता है। और जो राष्ट्रपति महाभियोग लगता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से, इन दोनों में से किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके लिए 1/4 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसमें कितने समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो हमें उसको कितने समय में भरना आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 माह। यानी कि राष्ट्रपति का पद 6 माह के भीतर भरना आवश्यक होता है। ठीक है, ये थे हमारे आज के भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैं आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। अगर ये आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।